ठंडी पहाड़ियों के बीच बसा वो शहर हर शाम धुंध की चादर में खो जाता था। ऊंचे देवदार के पेड़ों के पीछे छिपा राय बरेली कॉलेज बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर उतना ही अजीब सन्नाटा पनप रहा था। कॉलेज के बीचों बीच खड़ी थी एक विशाल जर्जर इमारत, सेंट ऑगस्टीन इंपेरियल लाइब्रेरी। अंग्रेजों के जमाने की बनी, भारी लकड़ी के दरवाजों और टूटी खिड़कियों वाली। कहा जाता था यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं, एक बंद पड़ा रहस्य था। जैसे जैसे सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबता, इस लाइब्रेरी के आसपास का माहौल बदलने लगता था। हवा भारी हो जाती और पेड़ों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लगती। लोग कहते थे ये जगह कभी शांत नहीं होती, यहाँ हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है जो दिखता नहीं। कहते हैं करीब 50 साल पहले इसी लाइब्रेरी में पढ़ता था एक लड़का, आकाश। वो बाकी छात्रों से अलग था, चुप, अकेला और हमेशा खोया हुआ। कॉलेज के गलियारों में उसकी मौजूदगी महसूस तो होती थी, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता था। उसका अधिकतर समय इसी लाइब्रेरी के अंधेरे कोनों में बीतता था, जहां वो ऐसी किताबें पढ़ता था जिन्हें छूने की भी हिम्मत किसी की नहीं होती थी। प्राचीन मिथकों, काले जादू और विचक्राफ्ट से जुड़ी किताबें, जिनके पन्ने जैसे खुद को छुपा रहे थे। और फिर एक रात लाइब्रेरी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई दर्द में करा रहा हो। अगली सुबह आकाश की लाश इसी लाइब्रेरी के बीचों बीच मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखना ही नहीं चाहिए था। उसके चारों ओर वही किताबें पड़ी थी, जिनके पन्ने अपने आप पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पढ़ रहा हो। उस घटना के बाद लाइब्रेरी को तुरंत बंद कर दिया गया, दरवाजों पर ताले लग गए और उस जगह को हमेशा के लिए भुला देने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ चीजें भुलाई नहीं जा सकती। कुछ समय बाद लाइब्रेरी को फिर से खोला गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। खाली गलियारों में कदमों की आवाज, अंधेरे कोनों में आती धीमी हंसी और बिना किसी वजह के किताबों का जमीन पर गिरना, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, यहां से निकल जाओ। फिर एक और घटना हुई। एक और छात्र उसी लाइब्रेरी में मृत पाया गया। उसकी हालत भी आकाश जैसी ही थी, आंखें डरी हुई और शरीर ठंडा। लेकिन इस बार कॉलेज ने इस सच्चाई को छुपा लिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने इस मौत को एक हादसा बता दिया। धीरे धीरे ये लाइब्रेरी पूरे शहर में हॉन्टेड लाइब्रेरी के नाम से मशहूर हो गई। लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया और कॉलेज ने भी एक नियम बना दिया, शाम 6 बजे के बाद इस लाइब्रेरी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सच ये है, दरवाजे भले ही बंद हो जाते हैं, पर अंदर जो है वो कभी बंद नहीं होता। आज भी रात 8 बजे के बाद अगर कोई उस लाइब्रेरी के पास खड़ा हो तो उसे साफ साफ सुनाई देता है धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज, किसी की डरावनी हंसी और पन्नों के पलटने की खामोश गूंज, जैसे आकाश अभी वही है और किसी का इंतजार कर रहा है। दिन का उजाला धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, लेकिन इस कॉलेज के अंदर कुछ और ही अंधेरा पनप रहा था। 3 चेहरे, 3 कहानियां और तीनों के अंदर छिपा एक अनजाना डर, जो अभी उन्हें महसूस भी नहीं हुआ था। ये थे आर्यन, पूजा और एंडी, फाइनल ईयर के छात्र। पढ़ाई उनके लिए कभी प्राथमिकता नहीं रही। क्लासरूम से ज्यादा उन्हें कैंपस के कोने, चाय की दुकानें और बेवजह की घूम फिर पसंद थी। तीनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन लापरवाही उससे भी गहरी। कॉलेज के लंबे गलियारों में उनकी हंसी गूंजती थी, लेकिन आज वही गलियारे जैसे उन्हें देख रहे थे, जैसे कुछ होने वाला हो, बहुत ही बुरा। तभी उनके क्लास का एक लड़का, तरुण, तेजी से उनकी तरफ आया। अभी अभी मैंने प्रोफेसर बख्शी को बात करते सुना, उन्होंने तुम तीनों को टेस्ट में फेल कर दिया है। ये सुनते ही तीनों के चेहरे से रंग उड़ गया। अरे अगर हम फाइनल ईयर में फेल हो गए तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे? चलो प्रोफेसर बख्शी के ऑफिस चलते। प्रोफेसर बख्शी, एक ऐसा नाम जिससे पूरा कॉलेज कांपता था। बिखरे हुए बाल, मोटा चश्मा और चेहरा हमेशा बिना किसी भाव के। वो सिर्फ पढ़ाने में विश्वास रखता था, न दोस्ती न सहानुभूति, बस नियम और कठोरता।
यहाँ तक कि कॉलेज का प्रिंसिपल भी उससे दूरी बनाकर रखता था। यहाँ क्यों आए हो तुम? तीनों के गले सूख गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई। सर, हमने सुना है कि आपने मुझे, पूजा और एंडी को टेस्ट में फेल कर दिया है। सर, अगर ऐसा हुआ तो हम फाइनल एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे और हमारी बदनामी हो जाएगी सर। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। तुम जानते हो प्रोफेसर बख्शी कभी अपने काम से समझौता नहीं करता। अब जाओ यहाँ से। तीनों बाहर निकल आए। तीनों कॉलेज के एक सुनसान कोने में बैठ गए। अब क्या होगा? कुछ पल की चुप्पी, और फिर आर्यन के दिमाग में एक खतरनाक विचार पनपने लगा। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम पता लगा लें कि प्रोफेसर बख्शी टेस्ट पेपर कहाँ रखते हैं और उन्हें नष्ट कर दें, तो पेपर मिसिंग हो जाएंगे और हमें दोबारा टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। हाँ, ये आइडिया काम कर सकता है। लेकिन क्या तुम जानते हो प्रोफेसर बख्शी पेपर्स कहाँ रखते हैं? सब कहते हैं वो उन्हें लाइब्रेरी में छुपाते हैं। वही हॉन्टेड लाइब्रेरी। हॉन्टेड लाइब्रेरी, ये नाम सुनते ही हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उनके आसपास सांस लेना शुरू कर दिया हो। शाम 6 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता, और अगर दरवाजा खुला भी हो तब भी कोई हिम्मत नहीं करता। आर्यन एंडी की तरफ घूरा। ये सब बकवास है। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता। प्रोफेसर बख्शी बस उस डर का फायदा उठा रहे हैं। मैंने देखा है लाइब्रेरी के सबसे अंदर वाले हिस्से में, और मुझे यकीन है पेपर्स वहीं रखे हैं। देखो, जो तुम सोच रहे हो ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। बस करो एंडी, वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने फैसला कर लिया। मैं शाम 5 बजे लाइब्रेरी जाऊंगा, अंदर छुप जाऊंगा। 6 बजे के बाद सब चले जाएंगे और मेरे पास पूरी रात होगी। जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए, ठंडी हवा चलने लगी और घना कोहरा पूरे कॉलेज में फैल गया, जैसे प्रकृति खुद उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। आर्यन धीरे धीरे लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। दरवाजा चरमराया और वो अंदर चला गया। 6 बजते ही लाइब्रेरी पूरी तरह खाली हो गई। जैसे ही लाइब्रेरी पूरी तरह खाली हुई, अंदर का सन्नाटा अचानक भारी हो गया। घड़ी की टिक टिक भी अब साफ सुनाई देने लगी थी और हर छोटी आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। आर्यन धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा, उस जगह की तरफ जहां उसने कई बार प्रोफेसर बख्शी को बैठे देखा था। लाइब्रेरी का वो हिस्सा रेस्ट्रिक्टेड आर्काइव चेंबर कहलाता था, एक ऐसा कोना जहां रोशनी भी पूरी तरह से नहीं पहुंचती थी। आर्यन के कदम अब धीमे हो गए थे, जैसे हर कदम उसे किसी अनजानी गहराई में धकेल रहा हो। चारों तरफ पुरानी लकड़ी की अलमारियां थी, जिन पर जमी धूल सालों की खामोशी की गवाह थी। आर्यन ने एक एक करके अलमारियां खोलना शुरू किया। कागजों की सरसराहट उस सन्नाटे में अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, बस कागज, फाइलें और ठंडी हवा। लेकिन फिर अचानक आर्यन के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वो झटके से कांप गया, उसकी सांस रुक सी गई। धीरे धीरे वो पीछे पलटा। उसके पीछे प्रोफेसर बख्शी खड़े थे, लेकिन कुछ अलग था। उनकी आंखें सामान्य नहीं थी, वो स्थिर थी, जैसे बिना पलक झपकाए सिर्फ उसे ही देख रही हो। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। सर मुझे माफ कर दीजिए, आपने हमें टेस्ट में फेल कर दिया और हमारी बात नहीं सुनी। मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा सर। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ में पकड़े कागज जमीन पर गिर गए। वो जल्दी जल्दी झुककर उन्हें उठाने लगा, और जैसे ही वो सीधा खड़ा हुआ, वहां कोई नहीं था। प्रोफेसर बख्शी गायब हो चुके थे। कमरा फिर से खाली था, इतना खाली कि अब आर्यन को अपनी सांसें भारी लगने लगी। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी कोई ऐसे गायब कैसे हो सकता है? उसके रोंगटे खड़े हो गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, कोई उसे देख रहा था। डर अब उसके ऊपर हावी हो चुका था। वह फाइलें वहीं छोड़कर तेज कदमों से बाहर की ओर भागा। उसके कदमों की आवाज खाली लाइब्रेरी में गूंज रही थी। वह दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था, बाहर से ताला लगा हुआ था। आर्यन खिड़की के पास गया
और बाहर झांका। बाहर सिर्फ अंधेरा था और फैला हुआ कोहरा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। थककर वो वापस अंदर आया और एक कोने में बैठ गया। धीरे धीरे लाइब्रेरी की हवा बदलने लगी। अचानक ठंड बढ़ गई, इतनी कि उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। लाइब्रेरी के भीतर सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। दीवारें जैसी ठंडी सांसें ले रही थी और हर कोना किसी छुपी हुई नजर का एहसास करा रहा था। आर्यन डरा हुआ, सहमा हुआ एक कोने में बैठा था। उसकी सांसें तेज थी और दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। तभी उसे अचानक अपने मोबाइल का ख्याल आया। आर्यन ने कांपते हाथों से अपने जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला। स्क्रीन चली, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था, एक भी सिग्नल नहीं, जैसे ये जगह दुनिया से कटी हुई हो। आर्यन ने घबराकर मोबाइल वापस जेब में रख दिया और तभी लाइब्रेरी के पीछे से अचानक किताबें गिरने की आवाज आने लगी। धड़ा धड़ा, जैसे कोई उन्हें अलमारियों से फेंक रहा हो। फर्श हल्का हल्का कांपने लगा, जैसे अंदर ही अंदर कोई भूकंप उठ रहा हो। आर्यन डर के मारे खड़ा हो गया, उसकी आंखें फैल गई। वेलकम टू हॉन्टेड लाइब्रेरी। काफी समय बाद कोई आया है, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आर्यन ने झटके से पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। आर्यन की चीख लाइब्रेरी में गूंज उठी। वो बुरी तरह घबरा गया और बिना सोचे तेजी से भागने लगा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। कुछ दूर जाकर वो अचानक से रुक गया। उसकी नजर सामने पड़ी एक टेबल पर गई। वहां एंडी बैठा हुआ था। तुझसे कहा था ना मैंने कि लाइब्रेरी में मत आना। आर्यन की सांसें थोड़ी धीमी हुई। उसे लगा शायद अब वो अकेला नहीं है। वो एंडी के पास गया। मुझे यकीन था मेरे दोस्त कि तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तू आखिर था कहाँ? मैं तो न जाने कब से इस लाइब्रेरी में खुद को अकेला ही समझ रहा था। क्या तुझे पता है, कुछ देर पहले मुझे प्रोफेसर बख्शी दिखाई दिए और फिर एक पल में वो आंखों से ओझल हो गए। लेकिन एंडी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आर्यन को घूरता रहा। उसकी आंखें अजीब तरह से स्थिर थी। तभी आर्यन की नजर बगल की कुर्सी पर गई। वहां पूजा बैठी थी। आर्यन के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। थैंक गॉड, मैं इस लाइब्रेरी में अकेला नहीं हूँ। पूजा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस लाइब्रेरी में कुछ भी ठीक नहीं है। अगले ही पल पूजा की आंखों की पुतलियां सफेद हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब टेढ़ी मुस्कान फैल गई। आर्यन का शरीर कांप उठा। वो पीछे हट गया और फिर पूजा का जबड़ा धीरे धीरे अमानवीय तरीके से फटने लगा। अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। आर्यन पीछे हटता गया और जैसे ही उसने एंडी की तरफ देखा, उसकी आंखों की पुतलियां भी सफेद हो चुकी थी। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मैं समझ गया, तुम दोनों मेरे असली दोस्त नहीं हो। तुम दोनों कोई और ही हो। अगले ही पल दोनों गायब हो गए। लाइब्रेरी में फिर से वही सन्नाटा छा गया, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। ये सब देखकर आर्यन के घुटने जवाब दे दिए। वो रोने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और फिर अचानक अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली, वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। लाइब्रेरी का एक हिस्सा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ घेरा बना हुआ था और उसके बीच एक व्यक्ति बैठा था। उसके सामने आग जल रही थी और उसके हाथ में एक बहुत पुरानी किताब खुली हुई थी। कौन हो तुम? वो व्यक्ति धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी नजरें सीधे आर्यन पर टिक जाती है। मैं वही हूँ जिसके नाम से आज भी लोग डर जाते हैं। आर्यन की आंखें फैल गई। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? तुम तो 50 साल पहले मर चुके हो। मैंने तुम्हारी तस्वीर कॉलेज में देखी है। अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा फटने लगी, आंखें काली गहराई में बदल गई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं मर कर भी नहीं मरा। मैं हमेशा से मौत पर विजय पाना चाहता था और मुझे मिली थी वो किताब, मौत की किताब। उसमें अमर होने के मंत्र थे।
मैंने वही विचक्राफ्ट किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अमर होने का मतलब आत्मा को शैतान को बेच देना है। मेरा शरीर मर गया, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी में कैद हो गई। मैं बहुत अकेला हूँ और जो भी यहाँ आता है मैं उसे कभी जाने नहीं देता। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था, मुंह अस्वाभाविक रूप से लंबा, आंखें गहराई में जलती हुई, और तभी लाइब्रेरी में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब लाइब्रेरियन ने दरवाजा खोला, अंदर आर्यन की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा डर से जमे हुए भावों में था, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस भी पहुंच गई। लोगों के चेहरों पर डर साफ था। दूर खड़े पूजा और एंडी चुपचाप आर्यन की लाश को देख रहे थे। कुछ समय बाद लाश को वहां से ले जाया गया और लाइब्रेरी फिर से बंद कर दी गई। पूजा और एंडी हमेशा के लिए उस कॉलेज को छोड़ गए। कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी फिर से खोल दी गई, लेकिन आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आर्यन को लाइब्रेरी के अंदर हवा में तैरते हुए देखा है, और शायद अब वो भी उसी का हिस्सा बन चुका है। पुरानी किताब खुली हुई थी। कौन हो तुम? वो व्यक्ति धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी नजरें सीधे आर्यन पर टिक जाती है। मैं वही हूं जिसके नाम से आज भी लोग डर जाते हैं। आर्यन की आंखें फैल गई। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? तुम तो 50 साल पहले मर चुके हो। मैंने तुम्हारी तस्वीर कॉलेज में देखी है। अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगा, त्वचा फटने लगी, आंखें काली गहराई में बदल गई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं मर कर भी नहीं मरा। मैं हमेशा से मौत पर विजय पाना चाहता था, और मुझे मिली थी वो किताब, मौत की किताब। उसमें अमर होने के मंत्र थे। मैंने वही विचक्राफ्ट किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अमर होने का मतलब आत्मा को शैतान को बेच देना है। मेरा शरीर मर गया, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी में कैद हो गई। मैं बहुत अकेला हूँ, और जो भी यहाँ आता है मैं उसे कभी जाने नहीं देता। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था, मुंह अस्वाभाविक रूप से लंबा, आंखें गहराई में जलती हुई, और तभी लाइब्रेरी में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब लाइब्रेरियन ने दरवाजा खोला, अंदर आर्यन की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा डर से जमे हुए भावों में था, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस भी पहुंच गई। लोगों के चेहरों पर डर साफ था। दूर खड़े पूजा और एंडी चुपचाप आर्यन की लाश को देख रहे थे। कुछ समय बाद लाश को वहां से ले जाया गया और लाइब्रेरी फिर से बंद कर दी गई। पूजा और एंडी हमेशा के लिए उस कॉलेज को छोड़ गए। कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी फिर से खोल दी गई, लेकिन आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आर्यन को लाइब्रेरी के अंदर हवा में तैरते हुए देखा है, और शायद अब वो भी उसी का